दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद अगर मैं कुछ जानते हैं, जल्जले क्यों आते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आज तक दुनिया की तरक्की कर जाने के बावजूद, साइंस अपनी मेराज तक पहुंचने के बावजूद इस बात का तयन नहीं कर सकी कि जमीन के नीचे होने वाली जो हरकियात हैं उसका अमली जो जिसे हम कह सकते हैं आउटकम, फाइनल आउटकम जो जल्जले की शक्ल में सामने आता है, वो क्यों आता है? आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हो सका। अगरचे पूरी दुनिया में सिस्मिक सेंटर्स मौजूद हैं जो जमीन के तय में होने वाली हरकत को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये सिस्मिक सेंटर्स भी आज तक इस बात का तयन नहीं कर सके कि कौन सी फ्लक्चुएशन ऐसी है जो जल्जले का सबब बनती है। आप यकीनी तौर पर हैरान हो रहे होंगे कि जनाब, मैंने आज ये माहिर अर्जियात की तरह जल्जले से अपनी गुफ्तगू का आगाज क्यों किया? क्योंकि अगर आप गौर करें तो हमारी सियासत भी ऐसी ही है, ऊपर से सख्त, पथरीली और पता नहीं चलता कि जनाब क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, लेकिन जेरे जमीन होने वाली हरकियात भी बाज दफा जो है वो समझ में नहीं आ रही होती या इतनी काबिल जिक्र नहीं हो रही होती कि वो आप तक पहुंचाई जा सके। लेकिन फिर अचानक जब वो अपनी जो सिस्मिक एक्टिविटीज हैं, यानी जेरे जमीन होने वाली जो हरकियात हैं, वो अपनी एक फाइनल आउटकम की तरफ जाती हुई नजर आए तो समझ आती है वो हो है तो जल्जला आने वाला है। और जब ये बात समझ में आती है कि वो हो जल्जला आने वाला है, तब बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल से भी आगे निकल चुकी होती हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात भी होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि जनाब ये वो टाइम है कि अगर यहां पर किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई हर्डल क्रिएट ना की गई तो ऐसा जल्जला आ सकता है जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है और इसका अंजाम पूरे के पूरे सिस्टम की तबाही भी हो सकता है। हालिया दिनों में अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि यह जल्जला कैसे आने लगा था और किस तरह यह जल्जला रुका, तो इसकी तफसील यकीनी तौर पर आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सबको इस बात का इल्म है कि 8 फरवरी वो तारीख थी जहां पर पाकिस्तान के अवाम ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अवाम ने अपनी वोट की ताकत से हक हुक्मरानी तफवीज करने की इस मश्क के अंदर हिस्सा लिया और 8 फरवरी को जब पोलिंग का इख्तिताम हो चुका था, रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे थे, काउंटिंग का अमल जारी था, उस वक्त मुख्तलिफ जो अहम तरीन सियासी शख्सियात हैं, उनके जो पोलिटिकल ऑफिसेज हैं, उनके घर के उन ऑफिसेज के बाहर रौनकें लगी हुई थी। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मौजूद था, कोई पीपल्स पार्टी के इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल में मौजूद था, कोई लाहौर के मॉडल टाउन में जनाब नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून के हेड ऑफिस में मौजूद था और हर एक जगह पर रिजल्ट्स की इब्तदाई मालूमात के हवाले से प्रोजेक्शंस के अमल का आगाज था। इसी दौरान जब 10 से 15% रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो इस बात का अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि ये जो 15% के रिजल्ट्स हैं, ये ट्रेंड शो क्या कर रहा है। 15% के रिजल्ट्स के अंदर अगर गैप आ रहा है कि एक उम्मीदवार का वोट है 5000 और दूसरे उम्मीदवार का वोट है 600, तो यह पता चलता है कि जनाब ये ट्रेंड इस उम्मीदवार के हक में है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा, मजीद 20-25% रिजल्ट्स के बाद भी ये ट्रेंड ऐसे रहा, तो इसका मतलब यह है कि साड़ी कहानी मुक गई। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून को जब इस बात का अंदाजा होता है कि ये ट्रेंड्स उनके हक में नहीं आ रहे, तो नवाज शरीफ साहब अचानक मॉडल टाउन से अपनी रिहाइशगाह से उठते हैं और वो जो विक्ट्री स्पीच के लिए स्टेज लगाया होता है, वो उस स्टेज को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए उठते हैं। वो उठते हैं, शहबाज शरीफ साहब उठते हैं, मरियम नवाज उठती हैं, इसाक डार साहब उठते हैं और ये चारों रिश्तेदार जो है वो गाड़ी में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा मिल रहा होता है कि जनाब यहां पर कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं है। बताया ये जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हसास इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये इंफॉर्मेशन मुसद्दका इंफॉर्मेशन है। बताया ये जा रहा है कि जब ये तमाम के तमाम लोग मॉडल टाउन से निकलते हैं तो ये अपनी रिहाइश गाह पर आते हैं जाती उम्रा में, और वहां पर आकर मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से का इजहार करते हैं, बहुत ही ज्यादा बरहमी का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि मनु ऐस करके बुलाया सी, मनु ऐस करके बुलाया सी, तुसी यहां पर ये सलूक होना है, इस तरह की ना वो बड़े हार्श किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं उसी लम्हे कि अगर हमें 100 से कम सीटें मिलेंगी या कम से कम 90 से 100 के दरमियान हमारा स्कोर नहीं होगा या हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तब हम हुकूमत नहीं लेंगे। हुकूमत लेने से नवाज शरीफ साहब साफ इनकार कर देते हैं और जब सुबह होती है
पता चलता है, चीजें कंपाइल होती हैं, तो ये बात नजर आ रही होती है कि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत नहीं मिल रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को अक्सरियत हासिल है, जिस पर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर याद फरमाते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको अपने फैसले से आगाह कर देते हैं। कहते हैं जा अपने साइयां नू जाके कह दे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जा अपने साइयां नू जाके कह दे कि असी हुकूमत नहीं लैनी, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, जिससे हुकूमत करानी है जाए करा लें। ये उनका इस तरह की, जिस पर शहबाज शरीफ साहब जरा थोड़े से हैरान भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, क्योंकि उनको तो पूरी गेम का अंदाजा, शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत है जिनको सारे के सारे खेल का उस वक्त से अंदाजा है जब ये खेल के लिए बिसात सजाई जा रही थी। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त से लूप में है, ये बात मैं आपको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब इस बात को लेकर परेशान भी होते हैं और वो उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं जो बहुत ही ज्यादा इस सारे अमल का हिस्सा भी हैं और एक मेजर स्टेक होल्डर भी हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस पैगाम के बड़े भाई नालों जड़ा जो साफ जवाब है ने यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। अब अगर जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में आपसे जिक्र किया था कि ज़लज़ला जिस वक्त आ रहा होता है उस वक्त ज़ेरे ज़मीन जो हरकियात हैं उनको उनका जायजा नहीं लिया जा सकता है कि ये कौन सी परत है जो हिल रही है, ये कौन सी प्लेट है जो हिल रही है और ये हरकत में आती हुई प्लेट किस प्लेट के साथ आकर टकराएगी तो ज़लज़ला आएगा। अलबत्ता बताया जाता है, बड़े बुजुर्गों की बात है कि जो सहराई ऊंट है, सहराई ऊंट या सहराई लूमड़ियां, ये चूंकि सहरा में रहते हैं, ये जमीन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं ना, जमीन के अंदर घुस के रहते हैं। बताया यह जाता है कि जिस वक्त ज़लज़ला आने लगता है, ज़लज़ला आने लगता है तो ये जो सहराई ऊंट है या सहराई लूमड़ियां हैं ये परेशान हो जाती हैं, परेशान हो जाती है क्योंकि इनकी टांगों में एक खास किस्म की वाइब्रेशन का शुरू हो जाती है और वो वाइब्रेशन बताती है और उनकी जो परेशानी है वो ये बताती है कि जनाब ज़लज़ला आने लगा है। और आपको पता ही है कि वो तमाम लोग जो सहरा नशीन होते हैं उनको इस बात का अंदाजा होता है। जरदारी साहब का भी अगर मैं आपको ये कहूं कि वो भी एक वो जो है ना मर्द सहरा हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और चूंकि ऊंटों के साथ उनको भी बड़ी रग़बत है तो मेरा ख्याल है कि शायद उन तक ये वाइब्रेशन पहुंच गई और उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि ये जो हरकियात हो रही हैं, ये जो ज़लज़ले के असर आ रहे हैं और ये ज़लज़ला इस तरह का शदीद होगा कि 4 जुलाई 1977 याद आ जाएगा। कौन सी तारीख है? 4 जुलाई 1977 ये, और 5 जुलाई इसको आप जहन में हमने रखना है कि क्या हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था। ठीक है जी, उनको इस बात का अंदाजा होता है कि जनाब ये जो ज़लज़ला है ये आने जा रहा है। तो इसके ऊपर आसिफ अली ज़रदारी साहब फौरी तौर पर जनाब शहबाज शरीफ साहब से अज खुद राब्ता करते हैं, कोई और राब्ता नहीं करता। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। आसिफ अली ज़रदारी साहब अज खुद शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ता करते हैं और शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं कि पायन की करी जा रहे हो, इस तरह नहीं चलेगा, हुकूमत साजी के लिए पहल करें, ऐलान करें कि जनाब हुकूमत साजी होगी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए तमाम तर कोशिशें भी करेगी और तमाम लोगों को एतमाद में भी लेगी। कुछ हरकियात ऐसी हो रही हैं जिसको हमें मॉनिटर करना चाहिए। फिर जिस जगह पर शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया था उधर से भी पैगाम आता है और वो पैगाम बहुत ही ज्यादा दो टोक होता है। पैगाम ये आता है कि आपके पास मंगल तक का वक्त है, यानी ये जो मंगल गुजरी है ना आज से 2 दिन पहले, मंगल तक का वक्त है। आज जुमेरात है, कल बुध थी, उससे पहले मंगल तक का वक्त है। अगर मंगल रात 12 बजे तक आप लोगों की तरफ से यानी साबिक हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार या हुकूमत साजी के लिए ठोस पेशरफ्त नहीं होगी तो फिर आप वजीर आजम का ऐलान नहीं करेंगे, फिर वजीर आजम का ऐलान हम करेंगे। और वो वजीर आजम मोहसिन नकवी भी हो सकता है, अनवारुल्लाह काकड़ भी हो सकता है, जाम कमाल भी हो सकता है, सरफराज बुख्ती भी हो सकता है, पीर पगाड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने फिर इसके ऊपर जो है ना फिर इस ऐलान से पीछे नहीं हटा जाएगा और जिस वजीर आजम के नाम का ऐलान किया जाएगा वही वजीर आजम बनेगा। और अगर वो वजीर आजम नहीं बनेगा तो ... आगे आप खुद समझ जाए 4 जुलाई। अच्छा जी,
ये पैगाम आता है और उस पैगाम के बाद जो हलचल है वो मच जाती है। शहबाज शरीफ साहब जो है, आसिफ अली जरदारी साहब, और ये पैगाम जो उन तक पहुंचता है, ये दोनों पैगामात से नवाज शरीफ साहब को आगाह करते हैं। नवाज शरीफ साहब इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब से ये बात कहते हैं कि मेरे कहने के बावजूद आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराया, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद आपने हुकूमत ली। मैं उस वक्त भी आपको मना करता रहा कि भाई ये बला अपने सर मत मंडो, ये काम मत करो, इससे दूर रहो, लेकिन आप लोग बाज नहीं आए। और देखें कि ये 16 माह की हुकूमत लेने का हमें क्या इनाम मिला। आप जनरल बाजवा जिसके कहने के ऊपर ये आपने हुकूमत में रहने का फैसला किया था, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा था, वो एक्सटेंशन चाहता था और उस एक्सटेंशन की वजह से ये सारे का सारा जो माहौल है वो खराब हुआ और गेम आपके हाथ से निकली। अच्छी तरह कैलकुलेट कर लें, कहीं इस मर्तबा भी कोई ऐसा खिलाड़ी तो नहीं है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसा करना तुसी बड़े भैन जरा नाराज हो गए ने, तुसी ऐसा करना है कि आज शाम को जाके तकरीर कर देनी है और इस बात का इजहार कर देना है कि हम शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगा रहे हैं कि वो सबके साथ जाकर जो है वो मुज़ाकरात करेगा। मियां साहब उनको उसी वक्त इस बात का इजहार भी करते हैं। वो ये कहते हैं उनको कि बात मेरी सुन ले, ये हुकूमत जिसमें आप बनाने जा रहे हैं, इस हुकूमत के बनाने का एक मर्तबा फिर नुकसान मुस्लिम लीग नून को ही होगा। मेरा अब भी मशवरा है कि हमारे पास पंजाब है, हम पंजाब की हुकूमत बनाते हैं, मरियम नवाज को यहां का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। मरियम को नहीं बनाना तो तुम खुद चीफ मिनिस्टर बन जाओ, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, पंजाब की गवर्नमेंट लेते हैं, पंजाब को कंसोलिडेट करते हैं, पंजाब ही हमारा वोट बैंक है, हम अपने वोट बैंक को अपने साथ इंगेज करते हैं। मरकज की जिम्मेदारी उन पर डाल दो जो ये सारे फैसले कर रहे हैं, और अगर वो री इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो री इलेक्शन के ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लो, हमें इसमें कोई डर खौफ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम री इलेक्शन की तरफ जाएंगे, पंजाब में हमारी हुकूमत होगी, हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और किसी भी सूबे के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब चारों मेन पार्टीज चारों सूबों के अंदर मौजूद है। लिहाजा उन इंतखाबात के नताइज के ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। गो फॉर द फ्रेश इलेक्शंस ऑफ द नेशनल असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। यह बात नवाज शरीफ साहब उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ आगाह करते हैं। लेकिन छोटे मियां साहब कहते हैं कि नहीं सर, एक दफा चांस ले लें। उन्होंने कहा जनाब चांस लेना तो ताड़ी मर्जी से, मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। वजीर आजम तुम हो गए, अलबत्ता पंजाब को मैं खुद संभाल लूंगा और मरियम चीफ मिनिस्टर होगी। यह कह के मियां साहब किताब बंद कर देते हैं, बुआ बंद कर देते हैं, हट्टी का शटर डगा देते हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर मॉडल टाउन जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट के हवाले से फार्मूले का ऐलान करते हैं, लेकिन इस सारे अमल का हिस्सा नहीं बनते। किसी बंदे के साथ ना कोई राब्ता, ना कोई फोन, ना कोई ईमेल, ना कोई व्हाट्सएप, किसी के साथ कोई नहीं। हर एक पॉलिटिकल कुव्वत के लिए बुआ बंद है बड़े मियां साहब का, ना कोई मेल है, ना कोई मुलाकात है। इसके बाद जो हुकूमत साजी का अमल है उसका आगाज होता है। पीपल्स पार्टी जनाब पहले मुख्तलिफ जो है प्लान्स का इजहार करती है, लेकिन जब लाला सहराई को इस बात का अंदाजा होता है कि जनाब वाइब्रेशन शुरू हो गई है, तब वो तमाम तर चीजों से पीछे हटते हैं। बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आसिफ अली जरदारी साहब खुद चौधरी शुजात हुसैन साहब से राब्ता करते हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब को पेरीना साली और बीमारी के बावजूद इस्लामाबाद में इकट्ठ के लिए बुलाते हैं और अपने बेटे की पॉलिसी और अपनी ही पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की पॉलिसी के बरखिलाफ हुकूमती इत्तेहाद की तश्कील भी देते हैं, हुकूमती इत्तेहाद की मीटिंग में भी मौजूद होते हैं, हुकूमती इत्तेहाद के तहत आगे बढ़ने का ऐलान भी करते हैं, मिलकर चलने का ऐलान भी करते हैं, अगले 5 साल तक बगैर मशरूत तौर पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान भी करते हैं। और दूसरी जानिब इस बात का ऐलान हो रहा होता है कि जनाब हम मरकज में वजारतें नहीं लेंगे, और इसका भी टाइम फिश इस चक्कर में हो जाती है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस बात की गारंटी देते हैं मुस्लिम लीग नून को कि जनाब घबराने की बात नहीं है, आप शुरू करें काम,
आप अपनी काबीना बनाएं। पहले मरहले में हम फेडरल कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, अलबत्ता दूसरे मरहले में मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेता हूं कि वो आपकी काबीना का रुकन बनेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पर आपके साथ काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि यह पॉलिटिकल खेल अगर उनके हाथ से निकल गया तो ये जो फिर बारी आनी है ये शायद बहुत ज्यादा देर के बाद आनी है। और दूसरी तरफ ये सोच पाई जाती है कि अप्रैल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। अप्रैल के अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम रीनिगोशिएट होना है, अप्रैल के अंदर हमें फॉरेन डेट्स पे करने हैं, अप्रैल के अंदर हमें ये जो इंटरेस्ट है ये पे करने हैं, अच्छी खासी रकम है जो अदा करनी है, लिहाजा इस काम में डिले नहीं हो सकता। ये सियासी उछल कूद जो है ये इस सारे अमल को मुतासर कर सकती है, जिसकी बिना पर उधर से भी डंडा उठाया गया है और मामलात को अब उस ट्रैक पर रखने की कोशिश की जा रही है जहां पर यह सिस्टम डंडे के जोर पर, डंडे के खौफ से सीध के अंदर चले। और जिस जगह पर इस बात का इम्कान पाया जाएगा कि जनाब ये जो भेड़ों का रेवड़ है ये जो है दाएं बाएं होने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस रेवड़ को हाँकने वाला अपने डंडे के जोर पर दो लगाकर भेड़ों को दोबारा ट्रैक पे लेके आएगा, इकट्ठा करेगा और उनको वापस चरागाह तक लेके आएगा। अदरवाइज तो फिर डंडा तो अपना रोल प्ले करेगा, और जिस तरीके से डंडे ने अपना रोल प्ले करना है वो यकीनी तौर पर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 5 जुलाई हो या 12 अक्टूबर हो, ये तमाम दिन हमारी तारीख के अंदर मौजूद भी हैं और जिंदा भी। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।